सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। यदि आप 2026 पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें मैथ के 50 प्रश्न हल कराने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। और प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे पॉलिटेक्निक के सभी वीडियो देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा यूपी पॉलिटेक्निक बाय प्रदीप कुमार। ठीक, अगर आप यूट्यूब पे इतना सर्च कर लेते हो तो आपको हमारे सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको वह प्रश्न दिखाना चाहते हैं जो 50 प्रश्न हल करने वाले हैं। तो पहले तो आप प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। तो चाहो तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो 1 से लेके 12 ये बन गए और देख लो, थोड़ा आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इतने प्रश्न ये, इसके बाद दूसरा पेज देखिए आप, और उसके बाद अगले पेज की ये वाले प्रश्न है हमारे पास। और प्यारे बच्चों, ये जो बुक है हमारे पास अरिहंत की बुक है, ठीक है। तो पहले प्रश्नों को देख लीजिए और चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। जो पहले 50 प्रश्न हल कराने वाले हो, पहले उन प्रश्नों को दिखा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को हल कराएंगे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं। अब इसके बाद कुछ शेष प्रश्न ये रहेंगे, इनको देख लीजिए आप लोग। तो इन सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। तो अब इसके बाद प्रश्न नंबर पहला देखिएगा आप। ए बी वृत्त की जीवा है और ए ओ सी इसका व्यास इस प्रकार है कि कोण ए सी बी बराबर 50 अंश। यदि ए टी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो बी ए टी बराबर है। चलिए समझिएगा चित्र के माध्यम से। तो बच्चों, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक, और ये वृत्त का केंद्र है, और ये हमारी वृत्त की एक जीवा है, ठीक, जिसका नाम देंगे ए और ये बी। और वृत्त के केंद्र को लिखा जाता है ओ से। तो यहां से वृत्त का व्यास खींचना है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है हमें कोण ए सी बी बराबर 50 अंश। तो बच्चों, ए बी सी कहाँ पर होगा? ए सी बी, और सी हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ए सी बी। तो इसको यहाँ से इस प्रकार आपको मिला लेना है। तो ये वाला कोण हो गया 50 अंश का। तो जब ये वाला 50 अंश का है तो बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो इस प्रकार एक स्पर्श रेखा आपको खींच लेनी है, वृत्त की स्पर्श रेखा, और इसका नाम है टी। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा वृत्त के केंद्र से, और ये वाला बिंदु कहलाएगा स्पर्श बिंदु। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो बच्चों यहाँ पर ये जो पूरा कोण बनेगा, ये वाला, ये पूरा कोण 90 अंश का होगा। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो बच्चों ये वाला कोण 90 अंश, और इसका इधर वाला भी 90 अंश, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब इसमें एक बात आपको ये भी पता होना चाहिए, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो बच्चों, ये वाला कोण होगा हमारा 90 अंश का, क्यों? ये अर्धवृत्त में बना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज देखेंगे ए बी सी में। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो बच्चों, ये इसको कर लो एक्स, यानी ये एक्स खाली इतना ही है, ये वाला भाग इतना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक्स प्लस 90 और प्लस 50 बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे 140, और 140 को उधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर बचेगा 40 अंश। तो बच्चों, ये वाला x का मान 40 मिल गया, लेकिन हमें तो ज्ञात तो करना है, बी ए टी ज्ञात करना है। और बच्चों, ये वाला कोण हमारा 90 अंश का, तो यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग 90 अंश हुआ, किनका? इस x का और ये इसका। तो आपको लिख देना x प्लस बी ए टी बराबर 90 अंश। अब x का मान 40 है तो यहाँ पे 40 रखेंगे और 40 को उधर ले जाएंगे। और भैया x की जगह पे 40 लगाइए आप। 40 प्लस कोण बी ए टी बराबर हो जाएगा 90। इस 40 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो बी ए टी बराबर हो जाएगा हमारा 50 अंश। अरे भाई, ये 40 उधर ले जाएंगे तो 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 अंश बचेगा, ठीक है। तो ये वाला जो कोण निकला हमारा 50 अंश निकल के आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ठीक, वीडियो हटने वाला नहीं है यूट्यूब से। प्रश्न नंबर 2, 2 संकेंद्रीय वृत्तों में से बाहरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा एसी आंतरिक वृत्त की
स्पर्श रेखा है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों संकेंद्रीय वृत्त, एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचे जाएं, एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचे जाएं, ऐसे वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ठीक, ये हमारा वृत्त का केंद्र है और ये हमारे बड़े वृत्त की एक जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो इसमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। तो बच्चों ये हमारी छोटा वृत्त है, ये वाला आंतरिक वृत्त है जिसकी त्रिज्या ये है, और ये हमारा बाहरी वृत्त है जिसकी त्रिज्या ये है। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, और इस जीवा की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इस जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, वृत्त के केंद्र से जब जीवा को ऐसे मिलाते तो यहाँ पर जो कोण 90 अंश का बनता है, ये हमारा लंब होता है। तो एक हमारी प्रमेय है कक्षा 9 में, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों ये पूरी रेखा हमारी 8 की है, तो ये 4 ये और 4 ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो A, यहाँ लिख लो O। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, और ये हमारी छोटे वृत्त की त्रिज्या है जिसे हम लंब बोलते हैं। ठीक, चाहो तो यहाँ पे R लिख लो। और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे ये 5 का वर्ग है, आधार 4 का वर्ग है, और लंब की जगह पे R लिख लेना है इस प्रकार। ये 25 और ये 16, 25 माइनस 16 बराबर R का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पे बचेगा 9। ठीक है, तो R का वर्ग बराबर 9, तो R बराबर 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए अब आप प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 इसी से संबंधित है। ठीक है, चलिए समझिएगा। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 है हमारा, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो वह है, यानी बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी। ठीक, ये वाली, चलिए समझिएगा, बिल्कुल सवाल ही यही है। इसमें छोटे वृत्त की त्रिज्या पूछी, तो इसमें जीवा की लंबाई पूछी है। तो बच्चों ये जीवा की लंबाई है हमारी, और यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 दे रखी है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 दे रखी है। तो यहाँ पे A, यहाँ पर A, B, यहाँ पे P और ये O है। तो बच्चों इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पहले ये वाली भुजा ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये 25 बन जाएगा, और आधार ये AP कर लो, AP का वर्ग, और 3 त्रिका 9 बन जाएगा। 9 को उधर भेजो तो 16 बन जाएगा। तो AP का वर्ग बराबर 16, तो AP का वर्ग बराबर 4 पे घात दो, घात से घात कट जाएगा, तो AP बराबर निकलेगा 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये वाली दूरी 4 निकली, जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ठीक है, तो जीवा की लंबाई तो आपको लिख देना है जीवा AB बराबर 4 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी हमारा हल हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए आप, 4 नंबर हमको दे रखा है। 4 नंबर है कोण A, कोण B, कोण C एक त्रिभुज के तीनों कोण हैं। ठीक, अच्छी बात है। और प्यारे बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चाहो तो आप लिख लो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे 2 लाइनें छोड़ के लिखना अभी। फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कोण A/4 प्लस कोण B/4 प्लस कोण C/5 बराबर 41। तो बच्चों हमसे पूछा है कोण A प्लस कोण B का मान कितना होगा, ये पूछा है। चलिए समझिएगा। तो बच्चों इसके हर समान है, जब इसके हर समान है तो कोण A प्लस कोण B/4 और प्लस कोण C/5 बराबर 100 यानी 41 अंश। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे A प्लस B है, तो हम क्या करेंगे, C को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण A प्लस कोण B बराबर 180 माइनस C। इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ये A प्लस B की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पे लिखना 180 माइनस कोण C, बच्चों यहाँ पे कोण का चिन्ह लगा लीजिए, और बटा 4
और प्लस कोण सी बटा 5 बराबर 41। तो अब आपको क्या करना, ये 4 है बच्चों दोनों के नीचे है, तो आपको यहाँ पे लिखना 180 बटा 4, 180 बटा 4 माइनस कोण सी बटा 4 प्लस कोण सी बटा 5 बराबर 41। इससे ये काटेंगे तो जाएगा 45 बार, और इस 45 को ले जाइए इधर तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कोण सी बटा 4 प्लस कोण सी बटा 5 बराबर 41 माइनस 45। ठीक है, अब बच्चों इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है, तो माइनस 5 कोण सी और प्लस 4 कोण सी और बटा 20, इसका इसमें, इसका इसमें, और बराबर यहाँ पर बचेगा माइनस का 4। तो बच्चों ये माइनस का, ये प्लस का, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का कोण सी बटा 20 और बराबर माइनस का 4, सॉरी माफी चाहता हूँ 4 है ये, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो कोण सी बराबर निकलेगा 80 अंश। और ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। एक कहाँ पर है आपका, सी की जगह पे यहाँ पे 80 लगा देंगे हम, तो 1 में रखने पर, तो बच्चों यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 और माइनस सी की जगह पे आपको लगा देना है 80, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर निकलेगा 100 अंश। और यही हमारे प्रश्न का हल हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, एक व्यक्ति को एक मेज 2700 में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो प्यारे बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हानि को 100 में से घटाते हैं और लाभ को 100 में जोड़ेंगे, ध्यान रखिए आप। एक व्यक्ति को एक मेज 2700 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे 33 सही 1/3% लाभ हो। तो प्यारे बच्चों 33 सही 1/3 होता है आपका 100/3%। तो बच्चों ये लाभ है, तो लाभ को 100 में जोड़ा जाएगा, तो इसको हम 100 में जोड़ेंगे। जब इसको 100 में जोड़ेंगे तो देखो 100 प्लस 100/3, तो बच्चों ये हो जाएगा 300 1 400, तो 400/3 बन जाएगा। देखो लाभ को 100 में जोड़ते हैं और हानि को 100 में जोड़ेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना सेलिंग प्राइस बराबर, जब ये 2700 में बेचता है, जब बच्चों 2700 में बेचता है उसको 10% की हानि होती है। अब इसको 33 सही 1/3% लाभ प्राप्त करना, तो देखो जो चीज प्राप्त करनी है उसको ऊपर रखा जाएगा। तो बच्चों 33 सही 1/3% लाभ प्राप्त करना है और लाभ को 100 में जोड़ेंगे, तो ये वाली संख्या रखनी है ऊपर 400/3, और इसको 10% हानि होती है, तो हानि को 100 में से घटा के लिखा जाएगा, तो 90 यहाँ लिखना है आपको। अब इस पे थोड़ा काम कर लीजिए, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कट जाएगा, और 9 1 9 और 9 3 27 30, और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा। तो जो सेलिंग प्राइस है हमारी बेटा कितनी है, 4000 रुपया बन जाएगी। तो ये 4000 की अगर वस्तु बेचता है, अगर ये 4000 की बेचता है तो इसको 33 सही 1/3% का लाभ होगा। अगर ये 2700 में बेच रहा है तो इसको 10% की हानि होती थी। ठीक, तो यही इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा आप लोग। अब आपको लिखना है नंबर 6। देखो वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना है आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए आप। तो प्रश्न नंबर 6 है हमारा यहाँ पर, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 14,384 प्रति वस्तुओं के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 12% लाभ और दूसरी वस्तु पर 12% हानि होती है, तो हानि का मान क्या होगा ये बताना हमें। चलिए समझिएगा। देखो तो बच्चों प्रत्येक वस्तु 14,784 बेचता है, और वस्तुएं कितनी हैं, 2 हैं। तो आपको यहाँ पे पहले लिखना सेलिंग प्राइस, दोनों का मूल्य कितना हो गया 14,784, यानी एक वस्तु उतने बेचता है, तो वस्तुएं 2 हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 2 चौकू 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, और 4 दूनी 8 और 1 9, और ये 2, यानी 29,568 रुपया में दोनों वस्तुएं इसने बेच दी हैं। अब पहली वस्तु पर
12% लाभ, तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे बच्चों, 100 ऊपर रखा जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 14,700, यानी इस पर निकालना, इसका क्रय मूल्य निकालना पहली वस्तु का। तो यहाँ पे 100 और बटा 12% लाभ, लाभ के लिए 100 में, लाभ को 100 में जोड़ते हैं तो 112। तो 112 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो ये चला जाएगा हमारा 132 बार। तो यहाँ पे निकलेगा 13,200 रुपया, यानी पहली वस्तु उतने में उसने खरीदी थी। अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 14,784। अब जब इसको ये बेच रहा है तो 12% की हानि होती है, तो हानि को 100 में से घटा के लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना 88, लाभ को 100 में जोड़ के, यहाँ पे 12% लाभ है तो 112, यहाँ पे 12% हानि है, 12% हानि है, तो आपको यहाँ पे 100 में से घटा के लिखना है। तो जब 88 का भाग इसमें लगाएंगे हम, 12% हानि, तो जब इसमें 88 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये चला जाएगा हमारा 168 बार। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 168 और ये डबल 0 रुपया। अब बच्चों इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी टोटल क्रय मूल्य इसका हो जाएगा, तो ये 0 और ये 0, 8 2 10 की 0 हाथ से लगी है, 6 3 9 1 10 हाथ से लगी है 3, इतने रुपया। तो ये इसका विक्रय मूल्य है और ये इसका क्रय मूल्य है। तो इसने खरीदा है 30,000 में और बेचा है 29,568 में, तो इसे हानि होगी। तो हानि कितनी होगी, हानि बराबर इसमें से घटा देना है आपको, 30,000 में से घटा देना है 29,568, घटा दीजिए। तो बच्चों 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे रह जाएगा 9 और 9 में से 6 जाएगा 3, फिर यहाँ पे 9 और 9 में से 5 जाएगा 4, ठीक, 432 रुपये की इसको हानि होगी और यही प्रश्न का हल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। प्रश्न नंबर 7 है, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ता है। तो बच्चों इसके लिए सूत्र याद रखना है आपको, 2x प्लस x² बटा 100। तो यहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही है, तो x की जगह आपको 25 लगाना है, 2 गुणा 25, तो यहाँ पर 25 गुणा 25 बटा 100। तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा 50 और ये बन जाएगा 625 बटा 100। जब 100 का भाग लगाएं उसका दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, तो 50 प्लस 6.25, इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा 56.25%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका विकल्प हमारा हो जाएगा डी वाला सही। प्रश्न नंबर 8 देखिए आप लोग, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। 8 नंबर है हमारा, यदि किसी बिजली के बिल में 27% की छूट की जाती है तो अभी भी 1825 का भुगतान होना बाकी रह जाता है, तो प्रारंभ में बिजली का बिल कितना था। तो मान लो प्रारंभ में बिजली का बिल x था और यहाँ पर 27% की छूट की जाती और छूट को 100 में से घटाया जाएगा। जब 27% की छूट की जाती तो बचा 73 बटा 100, 65 आएंगे, 100 का भाग लगेगा, ठीक है, बराबर कितना शेष रह गया है 1825। तो 73 एकम 73 और 73 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो चला जाएगा 25 बार हमारा। तो यहाँ पे बचा हुआ 100 बटा 100 और बराबर इधर 25 गुणा कर दीजिए, तो 100 बराबर 25 रुपया प्रारंभिक बिल था इसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, इसको देखिएगा आप लोग। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 80% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं बच्चों, ये हमारी पहली संख्या है और ये दूसरी और ये तीसरी है। तो तीसरी संख्या को मानेंगे 100। देखो कम के लिए 100 में घटाते हैं, जो पहली संख्या दूसरी संख्या है ना, इस तीसरी संख्या से क्रमशः 50% कम है, तो कम के लिए 100 में से घटाएंगे
और 80% कम है, तो ये वाली 20 बची है। अब दूसरी संख्या को, इस दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, तो इस संख्या में हमें 30 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 30। अगर इसमें 30 जोड़ें तो ये संख्या इसके बराबर हो जाएगी, और इसी 30 का बनाना प्रतिशत। ठीक, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? इस वाली संख्या में 30 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको लिखना है 30 गुणा 100, किसको बराबर करना है? दूसरी संख्या को बराबर करना, तो दूसरी संख्या का ही भाग लगाएंगे। तो 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, तो इसका जो आंसर निकलेगा 150%। ठीक है, तो 150% बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। नंबर 10 देखिएगा आप लोग, वीडियो को रोक के आराम से लिख लीजिए। नंबर 10 है, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपए। दैनिक का मतलब होता है रोज, रोज आना जाना। ठीक, रोज टिकट खरीदिए आप। और मासिक पास का मूल्य 1125 रुपए है, यानी पास का मतलब महीने में एक बार बनता है। अगर आप रोज टिकट खरीदते हो तो एक दिन का 50 रुपया है बच्चों, और 30 दिन यात्रा करते हो तो बन गया 1500 रुपया। आपको 1500 रुपया देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप पास बनवा लेते हो, ठीक है, तो ये दैनिक हो गया, और पास का मूल्य कितना है? 1125 रुपया है। तो आपको यहाँ पे कितने का लाभ होगा? तो बच्चों यहाँ पे लाभ होगा, अगर आप रोज टिकट खरीदोगे तो 1500 रुपया खर्च आएगा महीना में। अगर आप पास बनवा लेते हो तो 1125 का बनेगा, तो लाभ कितना होगा आपको? तो लाभ होगा 375 रुपए का। ठीक है, तो एक सूत्र होता है लाभ बटा, यानी कि लाभ किस पर होगा और किस पर लाभ होगा? आपको 1500 पे लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो लाभ प्रतिशत बराबर, तो 1500 और गुणा 100, इस प्रकार 0 से 0 काट दो, तो यहाँ पे बचा हुआ है 375 बटा 100, सॉरी 15 एकन 15 दूनी 30, 5 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ, 15 75, तो यहाँ पे 25% का आपको लाभ हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा हमें ये? तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 इसको देखिएगा। एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट की जाती है, पुराना मूल्य वापस आने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ये बताना हमें। चलिए समझिएगा। तो देखो, छूट को हमेशा 100 में से घटाते हैं, तो 36% छूट, तो 100 में से घटाएंगे तो 64 बचेगा, 64 बटा 100। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा है पुराना मूल्य और ये हमारा वर्तमान मूल्य है। तो आगे प्रश्न कह रहा है पुराना मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखो, ये हमारा है पुराना मूल्य और ये हमारा वर्तमान, तो इस 64 में कितना जोड़ें 100 के बराबर हो जाए, तो आपको इसमें 36 जोड़ना है। ठीक है, कितना जोड़ना? 36 और गुणा 100 बटा वर्तमान मूल्य 64, तो यहाँ पे 64 का भाग लगाएंगे, इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पर चाहो तो बराबर का चिन्ह लगा लो, ये तो ये हो जाएगा हमारा, इसे काटिए आप, 4 से काटो 16 बच जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक, 4 से फिर काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 नेम 36। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो बच्चों गुणा मिलेगा हमें 25 अट्ठे 200 और 25 निम्मा 225 और बटा 4, इसमें 4 का भाग लगाइए आप, तो 4 पंजे 20, 2 बचा हुआ, 4 छंग 24 दशमलव 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 56.25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 11 के बाद 12 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया, तो बी पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये बताना है। चलिए समझिएगा। तो बच्चों ए ने 12 दिन तक काम किया, तो आपको लिखना है 12 बटा 18। वैसे ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता था, लेकिन इसने 12 दिन ही काम किया। ठीक है, तो इसे पहले काटिए, आपका ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तियो 18। तो बच्चों ए ने काम कर लिया 2 बटा 3। अब शेष कितना बचा, तो शेष कैसे निकालते? 3 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है शेष
बराबर, देखो एक बार फिर सुनो, शेष कार्य 3 में से 2 घटाओ तो 1/3 3 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/3 बचेगा। तो ये शेष काम कौन करेगा? शेष काम करेगा बी। कौन करेगा? बी। तो बी कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है, तो बराबर 8 लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पर एरो का चिन्ह, और 8 तिया 24, तो बी बराबर हो जाएगा 8 तिया अरे भैया इसके नीचे गुणा करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो 8 तिया 24 दिन में खत्म कर देगा। तो ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 13 देखिए आप। प्रश्न नंबर 13 है, ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना ए बराबर, ए जो काम करता है वो कितना करता है? 2/5 भाग 9 दिन में करता है, बराबर 9। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान समझिएगा। देखो इसका ऐसे में गुणा करेंगे तो 9 पना 45, 2 का भाग लगेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना 45/2। देखो 9 पना 45 और इस संख्या का भाग लगता है तो 45/2 हो जाएगा। तो ए जो काम कर लेता है, ए काम कितना करता है? 2/5 कर लेता, तो शेष कितना बचा हुआ? तो शेष के लिए 5 में से 2 घटाएंगे, तो यहाँ पे शेष बचेगा हमारा 3/5। अब ये शेष काम ये शेष काम करेगा ए और बी, तो आपको यहाँ पे लिखना ए प्लस बी। ठीक है, तो ये 3/5 काम कै दिन में होता है? 6 दिन में होता है, तो बराबर 6। तो 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 10। फिर 45 और 10 का लासा लेंगे, तो जब 45 10 का लासा लेंगे तो लासा आएगा 90। अब आपको क्या करना है, इस संख्या का भाग 90 में लगाने। देखो यहाँ पे 60 पे लगा के दिखा दे हम आपको यहाँ पर, तो 90/45/2। तो बच्चों 45 सेकंड, 45 45 2 90, और 2 चला जाएगा ऊपर तो 4 बन जाएगा ये। इसी प्रकार इसका ऐसा भाग लगाएंगे, 10 का भाग 90 में लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा 9 बार। ठीक, ऐसे नीचे लकीर कर देनी है। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी बराबर 9 है, और a प्लस बी बराबर 9 है, और a बराबर है 4। तो 9 में से 4 घटाएंगे, जब 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 किसका बचेगा? b का बचेगा, तो b बराबर 5। ठीक है, और 5 का भाग लगाएंगे 90 में, तो 90/5 तो बराबर निकल के आ जाएगा 18 दिन में खत्म कर देगा। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, cos पे घात 4a माइनस साइन पे घात 4a बराबर x। तो इसको लिखेंगे हम cos स्क्वायर a पे घात 2 माइनस साइन स्क्वायर a पे घात 2 बराबर x। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आपने एक सूत्र भी देखा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो इन अंदर वाली संख्याओं को एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख देना है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, पहले प्लस फिर अगले कोष्टक में माइनस, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर एक्स। तो प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए इसका मान 1 होता है, तो 1 लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद साइन स्क्वायर की जगह पे लिख देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो पहले लिखेंगे कॉस स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पर इस साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक्स। और जब ये कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और ये प्लस कॉस स्क्वायर ए और बराबर एक्स। तो यहाँ पे एक्स बराबर हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए और -1। तो यही हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी बढ़ानी होगी। तो इसके लिए सूत्र याद रखेंगे, स्पीड 1 गुणा पहला समय, स्पीड 2 और गुणा दूसरा समय। तो यहाँ पे पहली चाल कितनी है 72 और समय कितना है 9 मिनट। इसी प्रकार दूसरी चाल ज्ञात करनी है और समय कितना है 8 है। तो 8 एकन 8 8 ने 72, जो हमारी दूसरी चाल निकली है
9 नेम 81 किलोमीटर प्रति घंटा। और बच्चों पहली चाल कितनी है? पहली चाल है हमारी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों चालों में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसको बढ़ानी पड़ेगी। तो यही हमारी प्रश्न का आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 15 के बाद प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, दो कारें क्रमशः 60 और 108 किलोमीटर की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। यदि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेती है तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दो शहर हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सूत्र याद रखना है आपको, बीच की दूरी बराबर, यानी दो शहरों के बीच की दूरी, दो शहरों के बीच की दूरी बराबर। तो आपको यहां पे लिखना है समय गुणा चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर। ठीक, आपको इस सूत्र ध्यान रखना है। तो प्रश्न में समय कितना दे रखा है? 2, और चालों का गुणनफल यहाँ पे हमारे पास दो चालें हैं, 60 और गुणा 108। फिर इसके बाद चालों का अंतर, इन दोनों में चालों का अंतर, तो चालों का अंतर है 48, तो आपको यहाँ पे 48 लिख देना है। ठीक, चालों का अंतर यानी कि 108 में से 60 घटाना है आपको। अब इसको हल करिए, ये काटिए 12 से, तो 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108। फिर 4 से काटेंगे, 4 एकन 4 तो जाएगा 15 बार हमारा। इसको हल करिए, 15 दूनी 30 और गुणा ये 9, तो 9 तियो 27, 270 किलोमीटर। तो यहाँ पे दो शहर हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी है 270 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 17 देखिए आप। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, 7 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी ये बताना है। तो यहाँ पे पहले आपको लिखना व्यास। तो बच्चों व्यास बराबर दे रखा 7 सेंटीमीटर, और व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 7, तो r बराबर निकलेगा 7/2 सेंटीमीटर। तो प्यार बच्चों एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक फिलहाल एक आलू है, ठीक है, ये एक गोला मानिए आप। ठीक, ये क्या है? गोला है। अगर इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो सूत्र क्या लगाएंगे आप? 4πr²। ठीक है, अब आगे प्रश्न ये कह रहा है इसको हम बीच से काट दें। तो बच्चों जब इसको हम बीच से काटेंगे तो ये अर्धगोला, आधा ये आधा ये, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², 3πr² होता है। तो बच्चों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², 3πr² इसका हो गया और 3πr² इसका हो गया, तो इन दोनों का हो गया 6πr²। तो 6πr² में से ये घटा देंगे, तो आपको लिखना है यहाँ पर नई लाइन से, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, तो 6πr² में से 4πr² घटा देना, तो यहाँ पर बचेगा 2πr²। अब इसमें मान लगा दीजिए आप, 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान है 7/2 गुणा 7/2। तो बच्चों एक 7 से एक 7 काट दीजिए, फिर 2 से 2 निकाल दीजिए, 2 एकन 2 तो 11 और 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका क्षेत्रफल इतने यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। ठीक, इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखिएगा आप। नंबर 18 में कह रहा है 90 सेंटीमीटर की परिधि, परिधि का मतलब होता है परिमाप, 20 सेंटीमीटर चौड़ा, इसकी जो चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई बराबर है 20 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आयत का यानी आयत की परिधि, परिधि होती है परिमाप,
परिमाप बराबर दे रखा है 90 और परिधि होती यानी परिमाप होता है 2 कोष्टक से बाहर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 90। ये इससे काट दो तो बनेगा 45 और चौड़ाई की जगह पे 20 लिख दो यहाँ पर। तो लंबाई प्लस 20 बराबर 45 और इस 20 को उधर भेजो 25, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और आयत का क्षेत्रफल निकालना है आपको। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इन दोनों का गुणा कर दीजिए आप। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 20 है और चौड़ाई हमारी है 25, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 500 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए 18 के बाद प्रश्न नंबर 19 देखिए आप। 19 नंबर है 154 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास कितना होगा। तो यहाँ पे गोले का वक्र पृष्ठ दे रखा है, तो आपको लिखना है गोले का वक्र पृष्ठ बराबर दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर और गोले का वक्र पृष्ठ है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो यहाँ पर आपको लिखना है 4 गुणा पाई का मान 22/7 और ये आर स्क्वायर और 154। तो प्यारे बच्चों 22 एकन 22 और 22 सत्ते 154 होता है और ये 7 सत्ते 49 बन जाएगा बराबर 49। 4 का भाग लगाएंगे तो बन जाएगा 49/4। तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 7/2 पे घात 2 घात से घात कट जाएगी, तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या पूछे तो 7/2, 7/2 का मतलब है 3.5, लेकिन हमसे व्यास पूछा गया है। तो बच्चों व्यास होता है 2r, 2 गुणा आर का मान 7/2, इससे ये काट दीजिए, तो यहाँ पर व्यास जो निकलेगा वो 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए आप लोग। प्रश्न नंबर 20 है 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को उसकी ऊंचाई से द्विभाजित करके 2 एक समान बेलन बनाए जाते हैं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए थोड़ा समझिएगा। तो बच्चों ये मान के चलिए आपका एक बेलन है, ठीक है, और बिल्कुल ठोस है, ये खोखला नहीं है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो एच बराबर 10 सेंटीमीटर आपको लिख लेना है। और इसकी त्रिज्या है बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या है हमारी 7 सेंटीमीटर। अब होता क्या है, इसको बीच से काट दिया जाता है। तो बच्चों जब इसको बीच से काटा जाता है तो यहाँ पर इसके नीचे देखो, यहाँ पे 2 क्षेत्रफल मिलेंगे, यानी 2 वृत्त मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक वृत्त है, देखो ये वाला एक वृत्त ये है, ठीक, और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार जब इसको बीच से काटेंगे तो यहाँ पे 2 वृत्त मिलेंगे आपको, ठीक है, तो वही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो आपको लिखना है क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर वृद्धि प्रतिशत लिख लीजिए, ठीक है, प्रतिशत पूछा है, क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बराबर। तो बच्चों यहाँ पे 2 वृत्त मिलेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल है हमारा पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 वृत्त होंगे, और बटा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है 2 पाई आर और कोष्ठक के अंदर एच प्लस आर, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है हमारा। और प्रतिशत में चेंज करना, गुणा 100 कर लीजिए आप। अब 2 पाई आर और एक आर कट जाएगा हमारा। अब इसको थोड़ा हल करेंगे, मान लगा दीजिए आप, पहले बचा हुआ लिख लो। तो यहाँ पे बचा हुआ आर बटा एच प्लस आर और गुणा ये 100। आर का मान 7 है बच्चों, एच का मान हमारा कितना है, एच का मान, सॉरी माफी चाहता हूँ, एच का मान 20 दे रखा है, तो एच का मान 20 और आर का मान 7, तो 20 प्लस 7 और गुणा 100, तो ये बन जाएगा हमारा 700 बटा ये बनेगा
27। अब 27 का भाग 700 में लगाना है तो ये निकल के आएगा हमारा 25.92 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो आंसर में दे रखा 93 दे रखा शायद 93 25 हाँ 93 92 एक ही बात है। ठीक, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए। इसके बाद वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। 21 नंबर है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिख लेना कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर 6। जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता PE। तो बच्चों सम संख्या की प्रायिकता पूछी है तो आपको इसमें देखना सम संख्याएं कितनी है, 1 2 3। 3 ये हमारा अनुकूल परिणाम, ये कुल परिणाम। 3 एकन 3 3 दूनी 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। प्रश्न नंबर 22 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या है ये बताना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ताश की गड्डी में पत्ते 2 रंग के होते हैं, काले और लाल। तो काले 26 रंग के होते हैं और लाल भी 26 रंग के होते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर हो जाएगा 52। तो PE। तो लाल पत्ते होंगे, तो बच्चों लाल पत्तों की संख्या कितनी है? देखो 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। तो 26 और बटा 52। तो 26 एकन 26 26 दूनी 52। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 23 देखिए आप। तो 23 में हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले दिए गए आंकड़ों को या तो घटते क्रम में लिखिए या फिर बढ़ते क्रम में लिखिए, किसी एक में लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आरोही क्रम। बच्चों आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी संख्या इसमें कौन सी है देखिए आप लोग। इसमें छोटी संख्या है 4। 4 लिखना है। 4 के बाद आपको लिखना है 6 और 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 है नहीं, 9। 9 के बाद लिखना है आपको 14 और 14 के बाद लिखना है 15 और 15 के बाद लिखना है 18। 18 के बाद लिखना है 21। 21 के बाद लिखना है 26। तो पहले संख्याएं गिनने हैं हम यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्यारे बच्चों माध्यिका का मतलब है बीच वाली संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है माध्यिका बराबर, तो बीच में कौन है? देखो 4 संख्याएं ये कर दो और 4 संख्याएं ये कर दो। तो माध्यिका बीच में कौन आई? 14 आई। तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, और बच्चों कभी कभार क्या होता है, कभी कभार बीच में 2 संख्या, देखो यहाँ पे जब विषम संख्या हो, जब ये विषम संख्या हो तो बीच में एक ही संख्या मिलेगी। जब यहाँ पर ये वाली संख्याएं विषम हैं तो बीच में 2 संख्याएं मिलेंगी। जब बीच में 2 संख्याएं मिले, जैसे मान लो ये 2 संख्याएं मिल गई हमें, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। जब हमें 2 संख्याएं मिलें तो इन दोनों को जोड़ के ऐसे करके 2 का भाग लगाना है। ठीक है, और जब विषम संख्या है तो आंसर ही सीधा आ जाएगा। और जब ये संख्याएं सम है तो 2 संख्याएं बीच में मिलेगी आपको। जब 2 संख्याएं बीच में मिले तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देना है। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ गया। 23 के बाद है नंबर 24। 24 नंबर कह रहा है दी गई श्रृंखला का बहुलक क्या है। तो बच्चों बहुलक का मतलब होता है जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी इसमें आप ये देखिए सबसे अधिक बार संख्या कौन सी आई है वही बहुलक हो गया। तो यहाँ पे 3 की बारंबारता सबसे अधिक है तो अतः बहुलक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 24 का सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए आप।
तो यहाँ पे लिख रहे हैं 25। 25 नंबर में कह रहा है यहाँ पर, थोड़ा नीचे बढ़ा के लिख दें इसको हम, साइन ए बराबर दे रखा है 24/25। तो प्यारे बच्चों साइन होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, ये हमारा कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। तो आधार ज्ञात करना है इसमें हमें। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इधर 25 का वर्ग, आधार तो ज्ञात नहीं है, प्लस 24 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 625 और माइनस ये हो जाएगा हमारा 576। तो 576 बराबर आधार का वर्ग। तो घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर बचेगा हमारा 49। 15 में तो 6 जाएगा 9, 49 बचेगा आधार का वर्ग। तो ए बराबर निकलेगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, 7 निकलेगा। अब इसके बाद जो हमसे पूछा उसको लिख लें यहाँ पर हम। तो यहाँ पे पूछा है tan ए बटा cos ए, ये पूछा। तो इनका मान लगा दीजिए। तो बच्चों tan होता है लंब बटा आधार। चाहो तो इसको हल कर लो। देखो tan क्या होता है बच्चों, tan होता है लंब बटा आधार। ठीक है, और ये cos होता है हमारा आधार बटा कर्ण। cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इस प्रकार। तो ये जाएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ। तो यहाँ पर लंब गुणा कर्ण और ये आधार का वर्ग हो जाएगा। तो मान लगा दीजिए, लंब कितना है, लंब हमारा है 24, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर 24, और कर्ण की जगह पे लगा देना है 25 और आधार 7 गुणा 7, ऐसे करके। चलिए इनका काम कर दीजिए, गुणा कर लीजिए अब आप। तो बच्चों गुणा करके तो आंसर आएगा नहीं, 7 7 49 कर दो, 24 गुणा 25 और 7 7 49। तो यहाँ पे गुणा नहीं करवा रहा, ठीक है। तो 24 गुणा 25 बटा 49। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा भैया बी वाला सही हो जाएगा। तो बी पे आप टिक लगा लीजिए। ये तो है प्रश्न नंबर 25। के बाद 26 नंबर देखिए आप। यहाँ पे 26 नंबर में दे रखा है हमें cot 210 अंश, इसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको लिखना cot 180 प्लस 30 लिखना है। और सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे cot है तो cot लिखेंगे यहाँ पर। अब ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में प्रवेश कर जाता है, द्वितीय में तृतीय में प्रवेश कर जाता है। और तृतीय में क्या होता है, tan और cot के धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पे cot है तो cot ही रहेगा, cot 30। और cot 30 का मान होता है हमारा √3। ठीक, तो √3 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 26 के बाद 27 नंबर देखिए। सत्ताईस नंबर यहाँ पे कह रहा है एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण से 120 अधिक है। तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं ये बताना है। तो सबसे पहले बहुभुज का बाह्य कोण, बहुभुज का बाह्य कोण। तो बच्चों बहुभुज का बाह्य कोण हमने मान लिया x। जो आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण बहुभुज के कोण से 120 अधिक है। तो ax प्लस 120। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योग 180 अंश होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ax और ax प्लस 120 बराबर 180 अंश। तो 120 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस 120। तो 2x बराबर बन जाएगा हमारा ये 60। ठीक, काटेंगे तो 30 बार जाएगा। तो x बराबर 30। तो यहाँ पे हमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको नई लाइंस लिखना है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर, हमें क्या करना, 360 में इस 30 का भाग लगा देना, 0 से 0 काटेंगे तो 12 भुजाएं हैं हमारी। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया।
27 के बाद 28 नंबर देखिए आप। आपको देखना 28 नंबर। तो यहाँ पे 28 नंबर कह रहा है बहुपद पी एक्स, बहुपद पी एक्स बराबर 3x माइनस 2 का आरेख एक सीधी रेखा है जो x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो बच्चों x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसका मतलब y बराबर 0 होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए इसकी जगह पे लगा देंगे 0। तो यहाँ पे 3x माइनस 2 बराबर 0, 2 को उधर भेजेंगे तो 3x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। अब आपको लिखना निर्देशांक बराबर, निर्देशांक x का मान y होता है, तो x का मान है 2/3 और y का मान 0 हुआ। तो देखो 2/3 कामा 0 कहाँ पर मिलेगा, 2/3 कामा 0, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए आप। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, यहाँ पे बहुपद दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c का आरेख ऊपर की ओर परवलयाकार होता है यदि, यहाँ पे देखो थोड़ा समझिए, 3x² प्लस का 5x प्लस का 6, मान लो ये हमारा एक बहुपद दिया हुआ, ठीक है। अगर ये वाला मान बच्चों, अगर ये वाला मान 0 से बड़ा है और ये कहलाता a, अगर ये वाला मान 0 से बड़ा है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे करके बनेगा ऊपर की ओर, ठीक है। अगर ये वाला मान माइनस है तो ये वाला ग्राफ बनेगा नीचे की ओर, इस प्रकार। तो प्रश्न कह रहा है ऊपर की ओर बनेगा, तो ऊपर की ओर कब बनेगा, a का मान 0 से बड़ा होगा। तो आपको यहाँ पे यानी कि जो बहुपद दे रखा है यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, ये ऊपर की तरफ ग्राफ कब बनेगा, जब इसका मान 0 से बड़ा होगा। तो आपको ऐसे करके दिखाना है ये, ठीक, यानी a का मान 0 से बड़ा है तो इसका a वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर ये वाला मान 0 से छोटा, 0 से छोटे के मतलब यानी 0 से छोटा का मतलब है ये संख्या माइनस की हो, ठीक है, तो ये नीचे तरफ बनता है। प्रश्न नंबर 27 के बाद कितना था ये, 29 के बाद 30 नंबर देखिए आप। 30 नंबर यहाँ पे एक बहुपद दे रखा, शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान कितना, तो यहाँ पे हम लिख दें f(x) बराबर 2x² 2x³ माइनस 3kx² प्लस का 4x माइनस का 5। तो शून्यकों का योग 6 है। तो बच्चों यहाँ पे त्रिघात बहुपद दे रखा हमें, ठीक है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a, और शून्यकों का योग दे रखा है यहाँ पर 6 प्रश्न में, तो माइनस। तो बच्चों ये a का मान, ये b का मान, और ये c का मान, और ये d का मान। तो b का मान कितना, -3k है, तो -3k। a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 6 बराबर 3k/2, और 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो k बराबर 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 देखिए आप। इकतीस नंबर कह रहा है शून्यकों का योग। तो बच्चों योग को लिखाया था अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो एक द्विघात हमारा बहुपद होता है, द्विघात समीकरण या बहुपद लिख लो। तो जो हमारा द्विघात समीकरण होता है x² x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब आप इसमें मान लगा दीजिए, मूलों का योगफल 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पर 1 लगाना है, x² तो यहाँ पे 2 और प्लस का 1 बराबर 0, तो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो देख लो कहाँ पर ये विकल्प है, वहीं पर टिक मार दीजिए। प्रश्न नंबर 31 है ये x² माइनस 2x प्लस 1। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 में हमें दे रखा है 6x² माइनस का 5 और बराबर 0।
तो यहाँ पर हमें शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपने सूत्र देखा होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो बच्चों यहाँ पे a बराबर 6 मिलेगा और ये b वाला पद है नहीं, तो b का मान 0 हो जाएगा और c बराबर निकलेगा -5। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यकों का योग होता है -b/a। फिर शून्यकों का गुणनफल, तो बच्चों गुणनफल c/a होता है, तो मान लगा दीजिए इसमें। तो योगफल कितना 0 है, यानी b का मान 0 है, a का मान 6 है, तो ये तो 0 बन गया। गुणनफल c/a, c का मान कितना -5 है, a का मान 6 है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर निकलेगा 0, -5/6। ये इसका आंसर निकला। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर प्राप्त होगा हमें, 0, -5/6। तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए आप। 33 नंबर में दे रखा है a बराबर 10 और d बराबर है हमारा 10। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी के पहले 4 पद लिखने हैं। तो AP बराबर, आपको क्या करना है, देखो ये पहला पद 10 है तो इसको 10 लिख लो। अब ये 10 है तो इसमें 10 जोड़ के लिखिए। इस 10 में 10 जोड़ो 20, और 20 में 10 जोड़ो 30, और 30 में 10 जोड़ो 40। बस हो गया आंसर आपका। ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है AP, तो बच्चों ये हमारा पहला पद है और ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है और ये हमारा चौथा पद कहलाता है। ठीक, तो AD के मान इसमें लगा दीजिए तो आपको यही वाला आंसर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर है 34, इसको देखिएगा आप। 34 नंबर में यहाँ पे AP दे रखी है। AP हमारी है 3, 8, 13, 18। तो प्रश्न कर रहा है कौन सा पद 78 है, तो इसमें n का मान ज्ञात करना है आपको। तो A बराबर 3 और D बराबर 18 में से 13 घटाना है। 18 में से 13 घटाएंगे तो D का मान मिलेगा 5। तो प्रश्न कर रहा है कौन सा पद 78 है, तो सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की जगह पे 78 लगाना है, बराबर A की जगह पे रखना है हमें, A की जगह पे रखना है, कहाँ चला गया 3 और प्लस N माइनस और D की जगह पे 5 लगाना है। इस 3 को भेजेंगे इधर, जब ये 3 हमारा इधर जाएगा तो घट जाएगा, 75 बचेगा। तो 75 बराबर N माइनस 1 इंटू 5, ये इससे काट देंगे तो 15 बच जाएगा। तो 15 बराबर N माइनस 1, एक को उधर भेजेंगे तो N बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अगला नंबर 35 देखिएगा आप। नंबर 35 को देखिए। 35 नंबर है, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, तो बच्चों दूसरा पद, तो A2 बराबर 13 और दूसरा पद लिखा जाता है A प्लस D बराबर 13। ठीक है, फिर आगे करा पांचवा पद A5, तो पांचवा पद दे रखा है 25 और पांचवा पद लिखा जाता है A प्लस 4D, एक कम करके लिखा जाता है। ये कर लो समीकरण नंबर 1 और ये कर लो नंबर 2। अब इन दोनों को हल करना, तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो, A प्लस D बराबर 13। तो चिन्ह बदलो, यहाँ पर बचेगा 3D और यहाँ पर बचेगा हमारा 12। तो 3 एकन 3 और 3 चौक 12, D बराबर 4। ये 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ, 1 में रखने पर तो D बराबर 4 इसमें लगाएंगे तो आपका हो जाएगा ये A प्लस 4 बराबर 13। तो A बराबर बच्चों मिलेगा हमें, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। D का मान 4, A का मान 9। तो हमसे पूछा क्या है इसमें, 35 नंबर है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सातवां पद है A7 बराबर A प्लस 6D, एक बार कम करके लिखना है। A का मान 9 है और 6 गुणा D का मान 4 है, तो 6 चौक
24, तो इन दोनों को जोड़िए, 9 4 13, 33 निकल के आ जाएगा 7वां पद। तो ये वाला विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाइए आप। 36 में दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए बी और प्लस बी सी प्लस सी बराबर 23 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछा। तो बच्चों आपने एक सूत्र देखा होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी और ये सी ए। आपने ये वाला सूत्र देखा हो, तो इसी में मान लगाने हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 9, तो इसकी जगह पे 9 लगा दीजिए, और ये तो पता ही नहीं है, और प्लस 2 और इसका मान दे रखा है 23, तो आप यहाँ पे 23 लगा दीजिए, और यहाँ पे घात 2, ये 81 बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 23 दूनी प्लस 23 दूनी 46 बन जाएगा हमारा, और इस 46 को ले आइए इधर, तो माइनस का हो जाएगा। तो 81 माइनस 46 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो घटाइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा 5, और यहाँ पे रह गया 7, और 7 में से 4 जाएगा 3, 35 का आंसर आ गया। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर है, ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखिए आप। नंबर 37 आपने कक्षा 10 में इस प्रश्न को देखा होगा, चलिए एक बार हम बता दें। तो जो प्रश्न 37 नंबर दे रखा है आपको, इस प्रकार दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। ये एक्स लिखा हो तो आपको ये देखना, जो ये ग्राफ है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है, इसने एक्स अक्ष को, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ठीक है, ये हमारा होता है एक्स अक्ष बाई, और ये बाई डैश। तो इस ग्राफ ने या इस वक्र ने इस एक्स को कितनी बार काटा, 1 2 3, 3 बार काटा है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, ठीक है, क्योंकि इस ग्राफ ने एक्स को 3 बार काटा, 1 2 3, एक्स अक्ष को 3 बार काटा है, तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 38 देखिए आप। तो जो प्रश्न नंबर 38 है हमारा, 3 चरों में 3 रैखिक समीकरणों की एक प्रणाली असंगत है, यदि उनके विमान, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा, प्रच्छेद ना करें, ठीक, इसका डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, एक बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो कहलाता है। तो जिसमें एक पद होता है वो एक पदी कहलाता, तो एक पदीय को इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं, ठीक है, एक पद को इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं। प्रश्न नंबर 40 देखिए अब आप यहाँ पर, ये याद करने वाले हैं, आप याद कर लीजिए। नंबर 40 है, समीकरण के जोड़े। यहाँ पे 2 समीकरण दे रखे हैं, x प्लस 2y माइनस का 5 बराबर 0, माइनस का 4x माइनस का 8y और प्लस का 20 बराबर 0। तो यहाँ पे ये समीकरण किस प्रकार के हैं ये बताना है। तो देखो बच्चों, इनके गुणांक लिए जाते हैं, 1/-4 और ये हो जाएगा 2/-8 और ये -5/20। जो कटे उसे काट दीजिए, 5 एकन 5, 5 चौक 20 और 2 एकन 2, 2 चौक 8। माइनस का चिन्ह चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, और फिलहाल माइनस का चिन्ह हर में नहीं रखा जाता है। तो -1/4, -1/4 और -1/4, ठीक है। ये तीनों कैसे हैं, समान है। तो जब ये तीनों समान होते हैं तो समपाती होती हैं। ये कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं हैं ये। तो कहाँ पे लिखा हुआ है समपाती रेखाएं, तो कोई समाधान नहीं है। हाँ देखो, समपाती के साथ साथ अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इसके, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो बच्चों इसका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। असीम रूप से
कई समाधान। ठीक है, इसका मतलब जो विकल्प नंबर बी है, बी क्यों, सी वाला सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 41 देखिए आप। 41 में दे रखा है, यदि रेखाएं समांतर हैं, तो यहाँ पे दोनों रेखाएं लिखेंगे। ये कक्षा 10 का टॉपिक है आपका। 2k/-2 बराबर 0, 2x + 5y + 1 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे समांतर होने का जो प्रतिबंध होता है आपका, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अगर आपको याद हो तो ये, अगर देखते समय याद आ गया होगा शायद। तो k का मान ज्ञात करना है इसमें। चलिए समझिए। तो 3/2 और बराबर 2k/5 ऐसे करके लिखना। तो गुणा करिए इसका इसमें, इसका इसमें। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे 4k बराबर 15 हो जाएगा। तो k बराबर 15/4, 15/4 इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है 42। देखिए आप लोग, 42 नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर -3x प्लस का 5y - 2 और बराबर 0। यदि आश्रित रैखिक समीकरण के एक युग्म का एक समीकरण दिया हुआ दूसरा समीकरण होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए, शुरुआत में माइनस का चिन्ह है। तो शुरुआत में माइनस का चिन्ह किस में है, शुरुआत यहाँ पर माइनस है और लास्ट में माइनस है। शुरुआत में और लास्ट में माइनस कहाँ पर है, देखिए आप, वही वाला सही हो जाएगा। तो इसका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 देखिएगा आप। 42 तो वही 43 नंबर। 43 नंबर में दे रखा है, रैखिक समीकरण के एक युग्म का बीजगणितीय रूप में हल निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि या विधियों का उपयोग किया जाता है। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि है, क्रॉस अर्थात बज्रगुणनखंड विधि है, फिर उन्मूलन विधि। उन्मूलन विधि का मतलब होता है विलोपन विधि। ठीक है, तो इसके डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न नंबर 44 देखिए आप। 44 नंबर में एक द्विघात समीकरण दे रखा है, x² + 99x और प्लस 127 के शून्यक हैं। तो इसका जो पहला विकल्प है, दोनों सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब है दोनों धनात्मक, यानी x के मान दोनों धनात्मक होंगे। तो ये तो गलत हो गया। दोनों नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब है दोनों ऋणात्मक होंगे। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जब आप इसके गुणनखंड करोगे ना, तो कोष्टक के अंदर संख्या प्लस की आएंगे, और जब प्लस की आएंगे तो उनको बराबर करते ले जाए तो माइनस हो जाएगा। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा आप, अगर यहाँ पे ये तीनों पद प्लस के हैं, तीनों पद प्लस के हैं, तो बच्चों x के मान माइनस में आएंगे। ठीक है, x बराबर -5, -6, -7 इस प्रकार आएंगे। तो इसको बोलते हैं दोनों नकारात्मक। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 देखिए आप। 45 में x अक्ष से बिंदु P, तो P है 2, 3 और x अक्ष से दूरी पूछी है। तो बच्चों आपको लिखना x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बराबर b। तो बच्चों ये मान होता है a का और ये वाला मान होता है b का। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 कहाँ पर है, ये इसका बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 देखिए आप। 46 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज ABCD। तो सबसे पहले बना लेना एक समांतर चतुर्भुज। ठीक, इस प्रकार। तो यहाँ पर A, B, C और ये D। तो समांतर चतुर्भुज ABCD, चौथा शीर्ष जिसके तीनों शीर्ष क्रमशः इतने इतने हैं, D का मान ज्ञात करना है। तो A की जगह पे लिख देना है -2, 3 और B की जगह पे 6, 7 और C की जगह पे 8, 3 और D का कर लीजिए x,
बाई, इस प्रकार। तो बच्चों आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ओ कर लीजिए। तो देखो जो हमारा समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है ये वाली दूरी और ये दूरी बराबर, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो यहाँ पे इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु ओ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर ए सी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है ए सी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। तो बच्चों हमने ए सी लिखा है, तो -2, 3 और सी का है 8, 3। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो बच्चों ये वाले मान आपको यहाँ लगा देने हैं। x1 का मान है -2 और x2 का मान 8 बटा 2, और y1 का मान है 3 और y2 का भी मान 3 है बटा 2। तो ये 6 बचेगा, और 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 बन जाएगा, और ये 6 और 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये भी 3 बन जाएगा। ठीक है, तो जो ओ के निर्देशांक निकले हैं वो 3, 3 निकले हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बी डी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक। तो नई लाइन से लिख देना बी डी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक बराबर। तो सूत्र आपको यही लगाना है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y बटा 2। तो बी डी लिखा है 6, 7 और x, y। मान लगा दीजिए x1 की जगह पे 6 और x2 की जगह पे x बटा 2, y1 की जगह पे 7 और y2 की जगह पे y बटा 2। तो प्यारे बच्चों ये निर्देशांक किसके निकले, ओ के निर्देशांक निकले। ये लिखा ओ के, और ओ के निर्देशांक ये रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 3। तो यहाँ पर हमें क्या करना, भुज बराबर भुज का लेनी है, कोट बराबर कोट का लेनी है। तो ये इसके बराबर करेंगे हम। तो 3 = 6 + x बटा 2, इसके नीचे कर लो। तो 6 + x = 6, 6 से 6 कट जाएगा तो x = 0 निकलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर अब ये इसके बराबर करेंगे हम। तो 7 या 3 = 7 + y बटा 2, ये वाला इसके बराबर करेंगे। ठीक, कोट बराबर कोट है। तो 7 + y बराबर हो जाएगा 6। इस 7 को उधर भेजेंगे हम, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 6 - 7, तो y बराबर -1। तो आपको लिख देना डी के निर्देशांक बराबर, डी के निर्देशांक बराबर x, y। तो 0, -1। देखो कहाँ पर है, ये विकल्प है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 46 के बाद 47 नंबर देखिए आप। सैंतालीस नंबर है, बिंदु ए -2, 5 और बिंदु बी 3, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजित पर स्थित बिंदु है। यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक ही निकालने हैं आपको। तो यहाँ पे ए लिख लो -2, -5 और बी 2, 5। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ही निकालने हैं आपको, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो बच्चों मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। मान लगा दीजिए x1 का मान -2 और x2 का मान +2 बटा 2, y1 का मान -5 और y2 का मान 5 बटा 2। तो प्लस माइनस मारा गया, तो 0, 0 निकलेगा इसका आंसर। तो ये वाला कहाँ पर मिलेगा हमें, 47 का ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 48, सररेख होने का प्रतिबंध। तो प्रश्न कह रहा है यदि बिंदु a, 2, 0, 0 और a, b सररेख हैं तो। चलिए समझिएगा। तो पहले लिखिए बिंदु 48 1, 2, 0, 0
और ए कामा बी, तो सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध। तो बच्चों इसका सूत्र होता है x1 x2 x3 बराबर 0, ठीक है। y माइनस y, y माइनस y और y माइनस y, 23 31 और ये 12। x1 का मान 1, x2 का मान 0 और y3 का मान b। x2 का मान 0 तो इसमें मान मत लगाइए, ठीक है। x3 का मान a, y1 का मान 2 और y2 का मान 0 बराबर ये 0। तो ये तो माइनस b बन गया, ये तो 0 हो गया पूरा, और ये बन गया 2 प्लस है ये 2a बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करें, इस b को उधर भेज दो, तो जब ये b इधर जाएगा हमारा तो 2a बराबर b या b बराबर 2 है। देखो कहाँ पर है ये विकल्प, वहीं पे टिक मार दीजिए आप। b बराबर, हाँ ये वाला सही है, इसका c वाला सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखिए आप, प्रश्न नंबर है 49 नंबर कह रहा है यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 अंश है तो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा। चलिए चित्र के माध्यम से समझिए आप। तो बच्चों हमारा एक ये वृत्त है, ठीक, ये वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त की त्रिज्या ये है और एक वृत्त की त्रिज्या ये है, और इन दोनों के बीच में जो कोण है वो 110 अंश है। अब यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी, एक वृत्त की स्पर्श रेखा ये है और एक वृत्त की स्पर्श रेखा ये है, तो इसका कोण ज्ञात करना है ये वाला। तो यहाँ पे ए, यहाँ बी, यहाँ पर बी, यहाँ कर लो ओ। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 180 अंश, ओ का मान 110 है, यहाँ पे 110 प्लस कोण पी बराबर 180 अंश, इसको ले जाए तो कोण पी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, तो कोण पी बराबर 70 अंश। कहाँ पर मिलेगा ये, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 50 नंबर कह रहा है यहाँ पर वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले बना लेना एक वृत्त, और ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ए, यहाँ कर लो ओ, तो ये वाली दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जाती इस प्रकार। तो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 है, पर इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो ये वाला कोण बनेगा 90 अंश का, और ये वृत्त की त्रिज्या है हमारी, तो यही ज्ञात करनी है। तो इसमें एक बात आपको याद रखना होगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और इनमें लंब आधार कोई सा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो कर्ण तो ये हमारा है 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, आर का वर्ग और ये 4 का वर्ग 16 बन जाएगा। इस 16 को इधर भेजिए तो 25 माइनस 16 बराबर आर का वर्ग, तो आर का वर्ग बराबर हो जाएगा 9, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि हम आपके लिए अगला वीडियो जल्दी ला सकें। जय हिंद, जय भारत।